नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे उर्मिला शिरीष जी की कहानी अपना अपना रास्ता। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अपना अपना रास्ता। तो तुम फैशन शो में भाग लोगी? हाँ, क्यों? कोई ऐतराज? फिर ऐतराज भी क्यों? पापा से पूछा, परमिशन ली? मतलब इतनी सी बात के लिए परमिशन लूं? मेरी अपनी कोई हैसियत है या नहीं? मेरी इच्छा भी तो मायने रखती है। मैं कोई शहर के बाहर तो जा नहीं रही हूं जो पूछूं। आपने ही उनको खुदा की जगह बैठाकर रखा है बात बात में पूछकर। फिर भी बाहर से लोग तो आ रहे हैं, तो इसमें पापा कहाँ से आ गए? इतनी सी बात के लिए क्या पूछना बताना? उन्हें सरप्राइज ही देंगे। पढ़ाई पर कितना असर पड़ेगा जानती हो? पढ़ लूंगी, पूरा साल पढ़ा है। वृंदा ने अपनी देह को लंबे शीशे में निहारते हुए पोज बनाया, अंगड़ाई लेकर देह को लचकाया, फिर कैट वॉक करते हुए बोली, और अब आ रही है हुस्न की मलिका, चांदनी बिखेरती हुई। कंटेस्टेंट नंबर टिक टिक ठक ठक, पूरा चक्कर। फिर काल्पनिक ऑडियंस के सामने मुस्कान बिखेर कर, पलकें झपकाकर उसने मुस्कान की चांदनी बिखेर दी और अनुरोध से कहा, तेज संगीत पर 3 राउंड एंड गुड इवनिंग लेडीज एंड। कैसा रहा? अनुराधा हतप्रभ, आवाक। वृंदा जोर से ठहाका लगाकर बोली, अच्छा बताओ, यह रंग कैसा लग रहा है? लाइट में इसका शेड ठीक पड़ेगा चेहरे पर या नहीं? फिर उसने बालों की लटों को हेयर पिन से दबाते हुए पूछा, मेरी वॉक इम्प्रूव हुई? ठीक ठीक है, पर सोच लो, वह दुनिया इस घर के संस्कारों की हमारी दुनिया से एकदम अलग है। वहां तरह तरह के लोग आते हैं, फप्तियां कसते हैं, सीटियां बजाते हैं। कॉलेज की बात अलग थी। कॉलेज के लिए परमिशन मिल गई तो तुम स्वतंत्र हो गई। पूरे 3 महीने बर्बाद कर डाले तुमने। कितने फोन आते हैं तुम्हारे नाम के। कुछ लोग तो पीछा करते हुए यहां तक आ जाते हैं। घंटों खड़े रहते हैं उस छोर के मकान पर। याद है, वर्मा अंकल ने पापा से शिकायत की थी। अनुराधा लगातार बोले जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वृंदा भी उत्तेजित हो गई। वर्मा अंकल कौन होते हैं शिकायत करने वाले? मिडिल क्लास मेंटेलिटी में जीने वाले वर्मा अंकल और ये कस्बाई छाप वाले लड़के। आने दो दीवानों को, देखें तो इन्हें भी। जब अति हो जाएगी तो उनका सिर होगा और मेरा पांव। अरे अनुदी, डरना क्या? वे अपनी लड़की को छिपा कर रख लें, उसे न देख लें लड़के। जिससे हम जूते लेते हैं वह भी तो पांव पकड़कर बैठ जाता है। हाय, आपके पांव तो दुनिया के सबसे खूबसूरत पांव हैं। अब उसका क्या करें? पिटाई? नहीं ना, ऐसे लोगों की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। नो अनुदी, टेंशन मत लो, प्लीज आप जरा बोल्ड बनो, कहकर उसने अनुराधा का गाल खींच दिया। फिर अपनी भौहों को तराशा, पलकों की मालिश की। जिम से आने के बाद लगातार रिहर्सल करने के कारण थकान उतर आई थी उसके चंदन से चेहरे पर। सो ठंडे पानी के छींटे मारे। टाइट जीन्स पहनने के लिए अपनी लंबी सुडौल पतली टांगों को फैलाकर बैठ गई। देखो अनुदी, यह जीन्स ठीक लगेगी। देखो वृंदा, हमारे जीवन का लक्ष्य तो पढ़ाई, मेरिट और अच्छी सर्विस करना है। फिर पापा का जो नजरिया है उसमें ये बातें, ये काम फिट नहीं बैठते। जब तुम शाम को लेट हो जाती हो तो पापा 25 बार पूछते हैं। मेरा मन नहीं लगता, टेंशन के मारे पढ़ाई नहीं हो पाती। आखिर कब तक चलेगा यह सब? अनुराधा ने उसके बालों को समेटते हुए पूछा। पापा पापा, हर वक्त पापा। पापा के नाम का भूत छा गया है आपके ऊपर। उन्हें यह बुरा लगेगा, वह बुरा लगेगा। इस भय ने कुछ करने दिया आपको? नहीं ना, मैंने कह दिया ना कि मुझे पापा का भय नहीं है। कहकर उसने अपना बैग बंद किया,
पीछे कंधे पर टांगा और स्कार्फ बांधकर लहराती बल खाती सीढ़ियां उतर गई। खटखट पेंसिल हिल बोल रही थी। क्षण भर रुककर नीचे से ही बाय कहा और फिर उतनी ही तेजी के साथ वापस ऊपर आई। अपनी गोरी गुलाबी उंगलियों को लहराकर और अनुराधा के गले में हाथ डालकर उसका गाल चूमती हुई बोली, टेंशन मत लेना, समझी? अपना मन जो कहता है वह तो करना ही चाहिए। मन, उसने अपनी छाती के बीच उंगली रखकर कहा। एक छोटी सी जिंदगी मिलती है, उसी में इतने बंधन। कहकर वह फिर तितली की तरह उड़कर नीचे जा पहुंची। अनुराधा सोचने लगी, भय, लिहाज, पापा का आतंक वृंदा के लिए कोई मायने नहीं रखता, और एक मैं हूं कि पापा जोर से बोल दें तो रूह कांपने लगती है, तुरंत आंसू टपकने लगते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों मैंने स्वयं को इतना दबा लिया है? हर बात में पीछे हटती गई। खोखले आदर्शों का चिथड़ा चिपकाए हुए सिर्फ एक छात्रा बनकर रह गई। क्या स्वतंत्र पहचान है मेरी? उधर वृंदा स्कूल के दिनों से ही स्वयं के व्यक्तित्व और देह को लेकर सजग थी। वह उसकी लचीली, कमनीय, चुंबकीय आकर्षण वाली तरंगित भाषा को समझने लगी थी। राह चलते लोगों, सहपाठियों तथा परिचितों की लालायित और प्रशंसा भरी निगाहें उसे एहसास करवाती थीं कि वह क्या है, कितनी विशिष्ट है, किन मायनों में अनूठी है। सुंदर, लंबी, छरहरी देह जो उसकी अपनी और सबसे मूल्यवान संपत्ति है। लंबाई भी ऐसी कि आंखें न हटें, और उस पर मांसलता का ऐसा कटाव भराव, कमर में पड़ी गहराई और वहीं से उत्तरोत्तर चौड़ी होती वक्षस्थली। ऐसा यौवन फिल्मों की नायिकाओं में होता है। एक बार क्लास टीचर ने उसे टोक दिया था कि तुम शमीज नहीं, ब्रा पहनकर आया करो। गोल गोल कंधे, लंबी गोल गर्दन, हल्के से बाहर निकले दांत, और जब वह हंसती है तो उसकी आंखें मुंद जाती हैं, गालों में डिंपल चमकने लगते हैं। हल्के घुंघराले बालों का रंग भी कुदरत ने सुनहरा कर दिया है। नितंबों की गोलाई जीन्स में ज्यादा उभर कर दिखती है। पंजों की गुलाबी चमक तक आकर्षक लगती है। वृंदा तरह तरह के उपटनों और तेलों से घंटों मालिश करके स्वयं को तरोताजा रखती। घर के हर शीशे पर, बाथरूम में, हर जगह देशी विदेशी मॉडलों के पोस्टर चिपके हुए थे। एक शीशे पर तो केवल होंठ ही चिपके थे। होंठों को गोल गोल घुमाकर बोलने का विशेष स्टाइल उसने अपना लिया था। उसकी आदर्श उसकी टीचर नहीं थी, मां नहीं थी, इंदिरा गांधी या मदर टेरेसा नहीं थी, बल्कि दुनिया की टॉप मॉडल्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड की अभिनेत्रियां ही उसका आदर्श थीं। किसी की आंखें, किसी की नाक, किसी के बाल, किसी का फिगर। उसने एक पत्रिका में किसी विशेषज्ञ की राय पढ़ी थी कि किसी लड़की का कद लंबा भर हो, बाकी काम तो प्लास्टिक सर्जन या अन्य विशेषज्ञ कर देते हैं। उसके पास तो कद है ही, रंग, बाल, दांत और आकर्षक फिगर भी है। वह अनुराधा से चिढ़ती थी। अनुदी पता नहीं किस दुनिया में जीती हैं, न जाने किन बातों को लेकर भयभीत रहती हैं। कितनी तरह के संदेह उन्हें घेरे रहते हैं, कितने बंधन उनकी चेतना को जकड़े रहते हैं। ऊर्ध्वमुखी चेतना को अधोमुखी कैसे बनाया जा सकता है, यह कोई अनुदी से पूछे। पीएमटी में अपीयर होना, डॉक्टर बनना उसका सपना था, अब भी है। पर अदिति गोवित्रिकर ने डॉक्टरी पेशा छोड़कर क्यों मॉडलिंग का रास्ता चुना? मिसेस वर्ड बनी या नहीं? कैसे समझाए वह अनुदी को कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर धूल धुआं खाकर, गांव में मैले कुचैले काले पीले लोगों के बीच रहकर वह इलाज नहीं कर सकती। पापा की आदर्श बेटी तो वही होगी जो पापा के पुश्तैनी गांव में जाकर प्रैक्टिस या नौकरी करे। ओ नो, नेवर। इन दो सपनों के अलावा क्या कोई तीसरा सपना पापा और अनुदी का नहीं हो सकता? इतनी बड़ी दुनिया, यह ब्रह्मांड, इसका खूबसूरत रूप, यह सौंदर्य दग्ध जीवन। आह अनुदी, पहचानो इसे, जियो इसे, महसूस करो। आपको लगता है कि वृंदा अस्थिर विचारों वाली इम्पल्सिव लड़की है। हाँ, एक ही लकीर पर न चलने वाले लोग बाद में पछता सकते हैं, पर कुछ इसलिए न किया जाए कि पछताना पड़ेगा। सपनों को जन्म देकर उनको बड़ा करने में क्या बुराई है?
इसी सोच के कारण वृंदा की टेबल और पलंग पर कोर्स की किताबों की जगह कॉस्मेटिक्स, फैशन डिजाइनिंग और फिल्मों की पत्रिकाएं होती थी। सादा ड्रेस की जगह लेटेस्ट मॉडल की पहनी हुई ड्रेसें होती थी। तू कितनी सुंदर है, माधुरी जैसी, नहीं सोनाली बेंद्रे जैसी, नहीं टाइटैनिक की नायिका केट विंसलेट जैसी। तेरे लिए यहाँ इस शहर में कोई स्कोप नहीं। यहाँ पड़ी रही तो बर्बाद कर देगी तू अपनी सुंदरता और बुद्धि। उसके साथी लड़के लड़कियां उसे आसमान पर बिठा देते। वृंदा के मन को भी वही बातें भाती थी। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस एशिया पैसिफिक में चुनी जाने वाली लड़कियों की जीवन शैली का वह बारीकी से अध्ययन करती। उनके बारे में सोचना ही उसके सपनों का मुख्य लक्ष्य था। शहर में होने वाली फैशन प्रतियोगिताओं में भाग लेना उसकी प्राथमिकता बन गई थी। लहंगा, जीन्स, टॉप, साड़ियां, मेकअप का सामान कहां से आएगा, यही चिंता प्रमुख थी। जितना जेब खर्च वृंदा को मिलता था उसमें तो एक हर्बल लिपस्टिक तक नहीं आती थी। कितनी महंगी आती हैं ये सारी चीजें। पापा की कमाई में से इतना खर्च करोगी, वह भी फैशन शो के लिए, तो कैसे काम चलेगा। नहीं वृंदा नहीं, उनके ऊपर हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने हमें अपना लड़का माना है और सारा जीवन हम दोनों को कुछ न कुछ बनाने की उम्मीद में लगाया है। हमारी पढ़ाई से ही उनको ऊर्जा मिलती है। अनुराधा गुरु गंभीर अंदाज में उसे समझा रही थी और वृंदा को लग रहा था कि जैसे अनुदी नहीं, पापा बोल रहे हैं। मैं कुछ नहीं भूली, पर मैं पार्टिसिपेट तो करूंगी। यह मौका बार बार नहीं आएगा। तमाम मॉडलिंग एजेंसीज आ रही हैं। उनमें से किसी एक को भी मैं पसंद आ गई तो सोचो मेरी हैसियत क्या से क्या हो जाएगी। वृंदा अपनी उमंगों की तरंगों में बहने लगी। हमारे स्वप्नों के संसार की गहराई हमारे अंतस में उठते भावों और विचारों के घनत्व को ही प्रदर्शित करती है। वैसे भी जब से बरेली जैसे कस्बानुमा शहर से विश्व सुंदरी चुनकर आई है, तब से हर कस्बे की लड़कियों का सौंदर्य से भरा मन फैशन शो में जाकर ही रमता है। हर कस्बे में प्रतियोगिताएं होने लगी और लोगों को भी भरपूर आनंद प्राप्त होता है। वृंदा ने अपनी सहेलियों की बहनों और भाभियों से अपने लिए आवश्यक सामान तथा कपड़ों की व्यवस्था कर ली। मांगे हुए कपड़े पहनोगी, पापा देखेंगे तो कितने नाराज होंगे। अनुराधा ने कपड़ों तथा कॉस्मेटिक के ढेर को वितृष्णा से देखते हुए कहा। वह घर में भी किसी से कुछ नहीं मांगती थी। उन्हें पता चलेगा तब ना। आप या मम्मी बता दें तो अलग बात है। आखिर आप उनकी आज्ञाकारी पुत्री और वे आज्ञाकारी पत्नी जो हैं। आप अपने पिता से और वे अपने पति से असत्य बोलना, कोई बात छिपाना ठीक नहीं समझती। वृंदा हो करके हंसती। वह हंसी भी सहज नहीं, एक स्टाइल का हिस्सा थी। हल्के फुल्के मजाक करना, चुटकुले सुनाना और ठहाका मारकर हंसना उसे उन दिनों अच्छा लगता था। उसके विचार से यह सेंस ऑफ ह्यूमर का हिस्सा था जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक था। वृंदा रात दिन कमरा बंद करके कैट वॉक करती, धुनों पर पांव थिरकाती। शुरू में उसे पेंसिल हील पर चलते असहजता महसूस होती थी, पर बाद में उसने अपने पांव को पूरी तरह संतुलित कर लिया था। एक बार गिर पड़ी थी, जिससे कभी कभी कमर में दर्द की लहक बिजली सी उठती, पर यह तो मामूली सी बाधाएं थी। बड़ा सपना भविष्य के गर्भ में पड़ा था। गर्भवती मां को तो गर्भस्थ शिशु के लिए जो सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, सब सावधानियां तथा सलाहें मानकर वह चल रही थी। अनुदी, यह दुनिया बहुत बड़ी है। सब कुछ यहाँ भरा पड़ा है। पैसा, ग्लैमर, नाम, शोहरत। अगर मैं मिस सिटी बन गई तो मेरा नाम भी चर्चा में आ जाएगा। फिर मिस इंडिया तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। ढेर सारा पैसा, विज्ञापन और उसके बाद मैं सब कुछ बदल डालूंगी अनुदी, सब कुछ। यह छोटा सा मकान, ये मामूली से सस्ते कपड़े, छी, मन मारकर पहनने पड़ते हैं। यह जंग लगी अलमारी, यह पुराना शीशा जिसमें आधा चेहरा लंबा और आधा चौड़ा दिखता है। कहकर वह फिर ठहाका मारकर हंस पड़ी। पूरे कमरे में उसकी शैलीबद्ध कृत्रिम हंसी गूंज रही थी। अनुराधा ने महसूस किया कि उसकी निश्चल हंसी गायब हो चुकी है। उसकी जगह ले ली है जबड़ा फाड़ बत्तीसी दिखा हंसी,
यानी प्लास्टिक की गुड़िया की हसीने, जिसमें ऊपर तक दाढ़ें दिखें, गर्दन ऊपर उठाकर नाक सिकोड़कर ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त करना, पलकों को झपकाकर मुस्काना, कंधे उचकाकर बात करना और बात करते करते अकस्मात चुप हो जाना। अनुराधा देखती उसकी आंखों में तितलियां उड़ रही हैं, हजारों रंगों की तितलियां जो एक नजर में मोहित कर लेती हैं, मगर छूते ही उनका रंग हाथों में लग जाता है या पंख टूटकर गिर जाते हैं। वृंदा आजकल पीएमटी की कोचिंग की जगह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जाती है। यह बात पापा को पता चली तो सवाल जवाब शुरू हो गए। पापा नौकरी पेशा आदमी थे। उन्हें समय, नौकरी और अपने तनावों के बीच किसी बात का तारतम्य टूटने की संभावना नजर नहीं आती थी, और जब नजर आती तो वे इसे सहन नहीं कर पाते थे। वृंदा कोचिंग नहीं जा रही? उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। उसने कोचिंग छोड़ दी है, वह पीएमटी नहीं देना चाहती। अनुराधा ने डरते डरते कहा। क्यों क्यों नहीं देना चाहती? पूरा पैसा जमा किया जा चुका है। आखिर क्या करेगी वह? फिर उसका पूरा दिन कहाँ बीतता है? क्या करती रहती है? कोई बताएगा? अनुराधा कैसे बताए? बताएगी तो किस रूप में आएगी? कोहराम मचा देगी वृंदा कि अनुदी जिस काम से चिढ़ती हैं उसे होने नहीं देती। पापा को जानबूझकर बताया होगा। पापा क्या जाने कि उसका लक्ष्य बदल चुका है। चुपके से आकर एक चंचल मोहनी कामना ने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया है। इन दिनों वह बाजार में पुस्तकें नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने जाती है। कोचिंग न जाकर फैशन इंस्टीट्यूट की खुली छत पर रिहर्सल करती है। इन दिनों उसे बाजार और चीजें लुभाती हैं। पलट पलट कर देखती है वह उन चीजों को और मन मसोस कर रह जाती है। जो चीजें उसकी देह की मदमाती सुंदरता को निखारें, लुभाएं, उनको पाने की चाह मन को बेचैन किए रहती है। पृथ्वी पर इतनी चीजें हैं मगर वह नहीं खरीद सकती। आसमान खुला है, अनंत है, मगर वह उड़ नहीं सकती। जब से भारतीय सौंदर्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला है तब से वह आसमान को देखती रहती है। उसकी आंखों के सामने वही रंगीन भव्य चमचमाता स्टेज तथा उस पर हंसती मुस्कुराती अपनी अप्रतिम सुंदरता लिए सुंदरियां दिखाई देती हैं। उस स्टेज की रंगीन चकाचौंध ने उसे पागल बना दिया है। कभी वह सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रसाद, पंत और निराला की कविताएं याद करती थी, लेकिन अब याद करती है ब्यूटी के टिप्स। दिल थाम कर सुनती है उनके अवास्तविक स्टेटमेंट्स। दुनिया की परिक्रमा, सांस्कृतिक दूत, कई देशों की विशिष्ट अतिथि, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलने का गौरव, ढेरों इनाम और अपार धनराशि। दूसरी लड़कियां बन सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? शीशे के सामने जाकर खड़ी हो स्वयं से पूछती वृंदा सोचती जाती है। अपने अंगों को गौर से निहारती रहती है। विभिन्न मॉडलों की नकल करते हुए कई बार सिर्फ बिकनी या देशी विदेशी पैंटी ब्रा में खड़ी हो जाती है। क्यों नहीं बन सकती? शीशा उसे विश्वास दिलाता है और मुस्कुरा देता है। जरूर बन सकती हो। कहां से आ रही हो? शाम को अंततः पापा से सामना हो ही गया। पिछली बार कुछ ही नंबरों से पीएमटी में रह गई थी, इसलिए इस बार पापा ने अलग अलग विषयों की सबसे अच्छी मानी जाने वाली कोचिंग दिलवाई थी। बल्कि पापा तो चाहते थे कि वह ड्रॉप ले ले, मगर वृंदा ने कह दिया था, नहीं पापा, उसकी जरूरत नहीं है। वह कॉलेज की रेगुलर स्टूडेंट बनी रहना चाहती थी। हमने सुना है कि तुमने कोचिंग जाना बंद कर दिया है। क्या वहां पढ़ाई ठीक नहीं होती? वृंदा जानती थी पापा कभी सीधे सवाल नहीं पूछते। मुझे नहीं बनना डॉक्टर। क्या फायदा? उस तरह का जीवन मैं कभी नहीं जी सकती पापा। जानती हो कितना पैसा जमा किया है? मेरे पास रुपए बनाने की मशीन नहीं है। जितना पैसा आपने जमा किया है उतने में तो मेरी कुछ ड्रेसें आ जाती। इतना लंबा इंतजार मैं नहीं कर सकती। मैं जल्द से जल्द कुछ करना चाहती हूँ पापा। क्या करना चाहती हो? कहाँ भटक रही हो? अब पापा की आवाज में सख्ती और तलखी आने लगी थी। उनका पिता वाला रूप अब शासक पिता वाला रूप धारण करता जा रहा था। वृंदा क्षणांश में सोच गई कि पापा के इसी रूप से अनुदी थरथर कांपती हैं, लेकिन इस रूप को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती थी।
कॉलेज की कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लिया है। एक फैशन शो है, उसमें मॉडलिंग करनी है। उसने पहली बार पापा के सामने किसी डर, शर्म या संकोच के बिना अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट कर दी। साथ ही पहला झूठ भी बोल दिया, मखमली झूठ। इससे करियर बन जाएगा, पापा ने अपना बैग टेबल पर रखते हुए कहा। अब वे पूरी तरह से बात करने के मूड में थे। सोचा था ये लड़कियां अपने पांवों पर खड़ी हो जाएं ताकि समाज में लड़के ढूंढने में दिक्कत ना हो। कितना जरूरी है नौकरी करना। अब इनको डॉक्टर बनना बुरा लगने लगा है। माँ ने उनका गुस्सा भरा चेहरा देखकर वृंदा का बचाव करते हुए कहा, देखो तो क्या कपड़े पहने हुए हैं। दादी ने मौका देखा और अपनी भड़ास निकालने लगी। उसकी तंग जीन्स और स्लीवलेस टॉप के बीच उसकी नाभि स्पष्ट दिख रही थी। टॉप इतना छोटा कि ऊपर हाथ उठाने पर वक्ष के नीचे का हिस्सा दिख जाए। इधर इस उम्र की लड़कियों ने ब्रा पहननी बंद कर दी थी। दूधिया रंग की देह गहरे रंग में और ज्यादा चमक रही थी। पापा ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और उठकर अंदर चले गए। माँ को बुलाया और चिल्लाते हुए बोले, तुमने लड़की को बिगाड़ कर रख दिया। पहले भी बिना दुपट्टे के सूट पहनती थी। तुम इसे रोकती टोकती क्यों नहीं हो? कहो उससे कि यह सब पहनना बंद करे और आम लड़कियों की तरह रहे। मुझे उसके रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे। देख लेना, यह हमारी बेइज्जती करवाएगी। वह सीढ़ी के पास खड़ी पापा की बातें सुन रही थी। छोड़ो भी, अभी तो बच्ची है वह, पहनने से क्या होता है। माँ पापा को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। पिता प्रायः ऊपर बेटियों के कमरे में आते नहीं थे, मगर उस दिन जाकर देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। यह क्या? यहाँ इंदिरा गांधी, स्टेफी ग्राफ और विवेकानंद की तस्वीरें लगा करती थी, लेकिन वे सब नदारद थीं। उनकी जगह देशी विदेशी मॉडलों की तस्वीरें देखकर उन्होंने कहा, यह सब क्या है? से शुरू करके एक छोटा मोटा भाषण दे डाला। तुम ही रोगी, फिर मत कहना, पर जाकर खत्म हुआ। वे नीचे चले गए तो भड़की हुई वृंदा ने अनुराधा से कहा, पता नहीं किस युग में जीते हैं ये लोग। क्या मानसिकता है इनकी? कोई आधुनिक बौद्धिक समझ तो है ही नहीं। कूप मंडूक, हर बात इनकी मर्जी से होनी चाहिए। हे भगवान, कब निकलूंगी मैं इस घर से? कपड़ों पर ऐतराज करते हैं। कपड़े पहनने से किसी का चरित्र बिगड़ता है या बनता है? पुरानी टुच्ची मानसिकता। अनुराधा कुछ नहीं बोली तो उसने अपना मन हल्का करने के लिए कैसेट लगाया और एरोबिक करने लगी। फिर अपनी टेबल के पास खड़ी होकर सोचने लगी, पापा, दादी और अनुदी उसे इस टेबल पर झुकाकर भारी भरकम किताबों में उलझा देना चाहते हैं। आंखों के नीचे काली झाइयां और पिचके गाल देखना चाहते हैं। वह चेहरा जो हर वक्त चिंताओं से पुता दिखाई दे। उसने कॉलेज की किताबें तथा फाइलें उठाकर नीचे रख दी और अन्य पत्रिकाएं जमा कर रख लीं। अब तो कॉलेज तथा मिस सिटी की प्रतियोगिता में भी मिस वर्ल्ड का पैटर्न ही अपनाया जाता है। बुद्धि और सौंदर्य का मिश्रण, दिमाग और देह का संगम, दिमाग की तत्परता, तेजस्विता और देह की चपलता, चमक, लोच, उभार, उतार चढ़ाव की उद्दाम लहरें, आंखों की चमक और सबसे बड़ी खूबी हंसी, सभी पर जादुई प्रभाव पड़ना चाहिए। अनुदी, प्लीज इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ दो, मैं याद कर लूंगी। न्यू रिलीज्ड म्यूजिक कैसेट्स, फिल्मों के नाम, ऑस्कर विजेता निर्देशकों के नाम, संगीतकारों और नायकों के नाम, और भी ऐसे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। याद करवा दो अनुदी, उसने अनुराधा की चिरौरी करते हुए कहा। अनुराधा चिढ़ गई। अब तुम्हें यही सब याद करना है? याद नहीं करना है तो महान लोगों के बारे में, देशों और भाषाओं के बारे में, युद्धों और सैनिकों के बारे में। इंद्रधनुषी दैहिक रंगों में इनकी जगह कहाँ? निस्तेज पड़ती स्मृतियों के साथ ये चीजें क्यों चलेंगी? क्या रखा है आपके इतिहास में? बताओ, है कोई याद रखने वाली बात? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते फिरते हैं, पाखंडी लोग, झूठे, वृंदा ने कहा और अपने प्रश्नों के उत्तर लिखवाने के लिए डायरी अनुराधा के सामने रखकर ड्रेस पर प्रेस करते हुए सोचने लगी, कितने कम दिन रह गए हैं।
जज भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। सुनीति से उसकी खासी प्रतिस्पर्धा है। वह किस बात में आगे निकल सकती है? जीके में, ड्रेस में, कैट वॉक या फिगर में? नहीं, वह मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। यह खिताब मेरा ही होगा। लेकिन वह बाजी मार ले गई तो इतने लोगों के बीच पार्शियलिटी नहीं हो सकती। अनुदी से बात करो तो वे डिप्रेस्ड कर देती हैं। वे मानती हैं कि मेरे भीतर प्रतिस्पर्धा नहीं, ईर्ष्या है। मैं ईर्ष्या क्यों न रखूं? मैं क्या कोई अहिंसावादी सन्यासिनी हूं कि रास्ता चलते किनारे खड़ी हो जाऊं कि लीजिए महाशय, पहले आप निकलिए। जिस दिन कॉलेज में सौंदर्य प्रतियोगिता हुई थी, हमेशा की तरह तिल रखने की जगह न थी। लड़कियां टीचर्स तक को धक्का मारकर बैठ गई थीं, जबकि कॉलेज के दूसरे कार्यक्रमों में लड़कियों को पकड़ पकड़ कर और डांट कर बिठाना पड़ता है। विद्वानों के व्याख्यान सुनकर वृंदा व्यंग किया करती। सुनाओ घिसी पिटी बातें, झूठी उपलब्धियों को कोई नहीं सुनेगा। कहो मेरा भारत महान। कहो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में वह तथा उसका ग्रुप खूब हूटिंग करता। अरे उड़ने दो चिड़ियों को, खोल दो हृदय के द्वार, दबी हुई चेतना को उभरने दो। ये पुराणपंथी लोग पीछे ले जाएंगे, सतयुग लाएंगे, ऊपर से लगाएंगे तिलक और तिरछी निगाहों से देखेंगे लड़कियों के उभारों को। पूछो इनसे कि क्या रखा है पीछे उस अंधकार से भरे समय में, जो खून और युद्धों से भरा है, जो षड्यंत्रों और छल कपट से भरा है। धार्मिक रूढ़ियों ने तुम्हें अंधा बना दिया। इतिहास की छात्रा की आत्मा उसके भीतर आकर बैठ जाती। पापा डांटते हैं मेरे कपड़ों को देखकर। वे कंचुकी बालाएं इसी धरती की थी ना? ओ मृतात्माओं के मुरीदों, उनकी सड़ी गली परंपराओं के नाम पर मातम मनाकर अपनी सुंदर कन्याओं को बेवक्त मत मारो, मत कर दो उनको बूढ़ा। घंटों निकल जाते इसी तरह की बातों बहसों में। प्रतियोगिता का समय नजदीक आने के कारण उत्तेजना तथा तनाव बढ़ना स्वाभाविक ही था। रात रात भर प्रश्नोत्तर याद करना, कैट वॉक करना, इसी से कमर में दर्द रहने लगा था। भरपूर पैसा न होने के कारण मन में टीस भी उठती थी कि मनमाफिक चीजें न ले सकेगी। कई बातों और स्थितियों को लेकर अपराध बोध और कुंठा डंक मारती रहती। आम लड़कियों का जीवन सिर्फ तरसने में निकल जाता है। बस इसी एक पॉइंट पर कुछ लोग उससे आगे निकल जाएंगे, यह विचार उसे उद्विग्न कर देता। मगर जुनून कम न होता था। इन मनोग्रंथियों को निकालने के लिए वह जोर जोर से पांव पटकती, जोर से चीखती और सब पर गुस्सा उतारने लगती। किसने कहा था कि तुम पार्टिसिपेट करो? एक दिन अनुराधा अपनी पुरानी धुन में नाराज होने लगी। तुम्हारा अपना किया धरा है सब, दूसरों को दोष क्यों देना चाहती हो? सब मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और घर के लोग, आप अनुदी, आप भी सिवा डिस्करेज करने के क्या करती हैं? वृंदा रिवासी हो उठी। मेरी सुंदरता, मेरी प्रतिभा, एक बार ट्राई करने में ऐसा क्या गजब हो जाएगा? तुम्हारा खर्च कहाँ से उठाया जाए? मेरे जितने पैसे थे वे सब दे चुकी हूं तुम्हें, और तुम सुंदर हो तो क्या उसका प्रदर्शन करना चाहिए? स्टेज और मार्केट की चीज बना लिया है तुमने अपनी सुंदरता को, और जीवन में पाखंड वैसा ही जैसे विश्व सुंदरी बनने से पहले हर हिंदुस्तानी लड़की को मदर टेरेसा विश्व की सबसे खूबसूरत औरत लगती है, और वायदे समाज सेवा को पहला धर्म बताती हैं। कितनी खोखली लगती हैं उनके मुंह से ये बातें। वहां बैठे जज भी उनके उत्तर सुनकर मुग्ध हो तालियां बजाते हैं। लेकिन बाद में इन सुंदरियों द्वारा किया गया सेवा का संकल्प न जाने कहां हवा हो जाता है। बाद में फिल्मों और मॉडलिंग से ही फुर्सत नहीं मिलती। सेवा तो दूर, जिनकी सेवा करनी चाहिए उनकी ओर देखना तक पसंद नहीं करती तुम्हारी ये विश्व सुंदरियां। वे हैं तुम्हारे आदर्श, और उनके रास्ते पर चलने के लिए तुम इतनी उतावली हुई जा रही हो। विकलांग बच्चों और वृद्धों के बीच मुस्कुराकर फोटो खिंचवा लेना बस, बाद में कोई पूछता है तो साफ मुकर जाती हैं। विकलांगता क्या होती है तुम समझ सकती हो? उनकी विकलांगता के बीच जाकर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। वृंदा, कहाँ खो गए तुम्हारे आदर्श?
डॉक्टर बनकर जन सेवा करने का वह सपना। अनुदी, अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन मत निकालो। आपको कुछ चीजें पसंद नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे मुझे भी पसंद ना हो। आप चाहे ताने मारो या खिल्ली उड़ाओ, मेरा मन और इरादा नहीं बदल सकती। मैं खुद ही अपना रास्ता बना लूंगी। वृंदा आंखों में आंसू लिए निकल गई, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि उसे भविष्य में सौंदर्य की देवी बनना है, धन दौलत और शानो शौकत जिसके पांवों में पड़ी होगी। इसके लिए उसे अपनी ही मूर्ति को तराशना है, अपनी मुस्कुराहट, अपनी वाक्पटुता तथा अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया के सौंदर्य विशेषज्ञों को मोहित करना है। सारी दुनिया उसके इंतजार में खड़ी है, उसे इन दीवारों को फांद कर उड़ जाना है। और अनुदी, बेवकूफ कहीं की, कभी आगे की सोच ही नहीं सकती। दरअसल उस दिन जिस खबर ने उसे विचलित कर दिया था वह यह थी कि शहर की सबसे अच्छी ब्यूटिशियन को सुनीति ने बुक कर लिया था। अब उसे निर्भर रहना था किसी दूसरी ब्यूटिशियन या अनुराधा पर। अनुराधा ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। उसका मन उदास हो गया, आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा, मगर उसने अपने मन को मजबूत किया। नहीं, यही वह संघर्ष है जो भविष्य में उन तमाम अभावों को दूर करके उसके लक्ष्य की पहली सीढ़ी बनेगा। अनुदी, आपने सारे प्रश्न लिख दिए थे? जगजीत सिंह और तमाम नए कैसेट्स के नाम लिख दिए? तुम्हारी आदर्श कौन है? क्या कहना चाहोगी? बनावटी उत्तर मत देना, लोग हंसते हैं उस तरह की बातें सुनकर, समझी? अनुराधा ने फिर कटाक्ष किया। तो सत्य बोलूं? सच की पुतली, वास्तविकता कौन देखना और सुनना चाहता है? इस दिखावटी दुनिया में सब बनावटी है, समझी अनुदी? आपसे ज्यादा ईमानदार तो मैं हूं कि जो मन में है वह करना चाहती हूं। आप तो अपनी इच्छाओं तक को कुचलती रहती हैं और झूठा नाटक करती हैं, पापा और परिवार की खातिर, है ना? फिर वह अपनी उत्तेजना पर काबू पाकर एकदम नरम पड़कर बोली, अच्छा सॉरी अनुदी, प्लीज बुरा मत मानना, मैं इस समय बहुत टेंशन में हूँ, माफ कर दो प्लीज, आप मुझे सपोर्ट करो। हॉल खचाखच भरा है, उत्सुक चेहरे, उत्तेजित निगाहें। वृंदा के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। लगता है गाल तपने लगे हैं और कान के नीचे से गर्म हवाएं निकल रही हैं। पांवों में अजीब सी थिरकन और आंखों में अंदर से छलकती कामनाओं की दीप्ति, चौड़ी होती मुस्कान। अब वह फर्स्ट 10 में है। वह अनुराधा की तरफ देखती है। अनुराधा जरा भी नहीं मुस्कुराती, पर उसकी ड्रेस तथा मेकअप संभालती रहती है। वृंदा ने शुरू के राउंड पार कर लिए हैं। अब वह फर्स्ट 5 में है। बढ़ता आत्मविश्वास उसके चेहरे पर साफ झलक रहा है। लहरें नर्तन कर रही हैं अंदर। रोम रोम खड़ा हो गया है आवेश और उत्तेजना से, रोमांच से। प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उत्तर देते समय आत्मविश्वास, आवाज में खनक, उतार चढ़ाव, उच्चारण में शुद्धता, शब्दों के अनुरूप भावों का प्रदर्शन। थैंक गॉड पूछे गए सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे, मज़ेदार ही थे। अब वह फर्स्ट 3 में है। उत्तेजना हर सरकते क्षण के साथ बढ़ रही है। हे ईश्वर, वह मन ही मन सारे देवताओं को याद करती है। लॉकेट के अंदर गणेश की मूर्ति को माथे पर लगाती है। इस समय वह किसी की तरफ देखना भी नहीं चाहती, अनुराधा की तरफ भी नहीं। यही वह क्षण है जो उसे उस दुनिया की ओर ले जाएगा जहां उसके भाग्य का दरवाजा खुलेगा। जीवन का प्रथम लक्ष्य, सफलता का पहला पड़ाव, पहली उपलब्धि। पूरी देह में कंपन चल रहा है। एक प्रश्न का उत्तर तीनों से लिखवाया जा रहा है। नारी के व्यक्तित्व में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? वह लिख रही है। नहीं, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में। यहाँ अंग्रेजी का ही वर्चस्व रहता है। इतनी प्रैक्टिस तो उसने कर ही ली है। सेकंड रनर अप मिस, फर्स्ट रनर अप मिस और मिस वृंदा। कानों में विश्वास नहीं, आंखों के सामने पूरा ऑडिटोरियम धुंधला दिखाई दे रहा है। आंसू जो छलक आए हैं। तीनों सुंदरियां एक दूसरे को चूम रही हैं। माहौल एकदम मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जैसा है। जिन्होंने स्पॉन्सर किया था वे गिफ्ट्स दे रहे हैं। कमिश्नर ताज पहना रही हैं।
अनुराधा भीड़ के पीछे गुम हो गई है। वृंदा की आंखें उसे ढूंढ रही हैं, मगर प्रेस से आए छायाकारों, टीवी कैमरों ने उसको और पीछे कर दिया है। पता नहीं कितनी देर तक फोटो निकालते रहेंगे ये। आखिर कैमरों की भीड़ छट रही है। अनुराधा उसकी ओर आ रही है। अनु दी, वह उसके गले से लिपट जाती है। मैंने कहा था ना कि मैं कर दिखाऊंगी। फोटो ज्यादा मत निकलवाओ, कहीं पैसे अपने को देने पड़े तो। अनुराधा कान में फुसफुसाकर कहती है। वृंदा का चेहरा क्षण के लिए आश्चर्य से भर जाता है, लेकिन वह पूर्ववत मुस्कुराती रहती है। कोई कह रहा है, इस वक्त आकाश खाली है, उसके पंख दूर दूर तक कहीं नहीं टकराने वाले। 7 समंदर पार दूर देश में कोई बुला रहा है उसे। जाना ही होगा, जाना ही होगा। कई घंटे हो गए थे बधाइयां और प्रशंसाएं बटोरते हुए। जब दोनों बहनें घर लौटी तो रात के 2 बज रहे थे। मम्मी पापा खिड़की के पास बैठे थे, बेचैन निगाहों से देख रहे थे। चिंता के मारे जान निकली जा रही थी। कहाँ देर हो गई? आते ही प्रश्नों की झड़ी लग गई। हम सब लोग डिनर पार्टी के लिए रुक गए थे। उस समय किसी ने कुछ न कहा, पर सबके मुंह फूले हुए थे। लेकिन सुबह अखबार आने पर स्थिति बदल गई। स्थानीय अखबारों में कॉलेज की मिस हो या शहर की, उसका फोटो मुख्य पृष्ठ पर छापा जाता था। उसी तरह जिस तरह मिस इंडिया के फोटो दिल्ली या मुंबई के पेपर्स और मैगजीन छापते हैं। पापा ने गौर से देखा। क्या यह उनकी ही बेटी है? वृंदा पहचान में नहीं आ रही थी। इतनी खूबसूरत मुक्त हंसती हुई, आसमान में आधे उठे हाथ फ्लाइंग किस करते। अलग अलग अखबारों पर अलग अलग पोज। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। बधाई, प्रशंसा। पापा की समझ में नहीं आ रहा था कि सौंदर्य प्रतियोगिता में जीतने पर इतनी बधाइयां क्यों दी जा रही हैं और क्या जरूरत है। पहले तो यूपीएससी, पीएमटी या पीसीएस में सिलेक्ट होने पर क्या घर वाले, क्या पड़ोसी, सभी को गर्व महसूस होता था। मिठाई बांटी जाती थी। लेकिन आज उन्हें हल्की सी झेप महसूस हुई कि लोग उन्हें इसलिए बधाई दे रहे हैं कि उनकी बेटी खूबसूरत है, खूबसूरती की प्रतियोगिता में प्रथम आई है। आज भी बाप अपनी जवान होती लड़की को देखकर चिंता के मारे सो नहीं पाते, और मैं जवान होती लड़की के सौंदर्य के प्रचार को देख रहा हूं। समझ में नहीं आया कि वे खुश हों या नाराज। अखबार वालों के लगातार फोन आ रहे थे। टीवी चैनल भी कहां पीछे रहने वाले थे। ताजा खिले चेहरे को कौन नहीं दिखाना चाहता। चैनलों के बीच प्रतिस्पर्धा थी कि कौन पहले क्या दिखा सकता है। चेहरा तो खिताबी हो ही गया था। वृंदा की चाल ढाल तक में नजाकत, नफासत उतर आई थी। वह स्वयं को ही हसरत भरी निगाहों से देखती और विशिष्ट होने का प्रदर्शन करती। सचमुच कितने दिनों बाद वृंदा स्वयं को तनाव मुक्त महसूस कर रही थी। एक एक पल सामने से गुजर रहा था। अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। लग रहा था सपना देखकर उठी है। मन करता घर के लोगों से घंटों बैठकर बातें करे, खिलखिलाए, चीखे, खूब खाए पिए। पता नहीं कितने दिनों से भूखी थी। फिगर मेंटेन करने के चक्कर में गिन गिन कर चीजें खाती थी। लेकिन वह किसी के भी फोन या ऑफर को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए सब कुछ भूलकर फोन के पास ही बैठी रही। और सिर्फ उसी दिन नहीं, आगे भी सोचती रही, अपना नेटवर्क फैलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। काश यह काम भी अनुदी करती। कुछ दिन बीत जाने पर दादी ने अनुराधा और वृंदा के कमरे में आकर वृंदा से कहा, अब तो पढ़ लो। आज अपनी जिस सुंदरता को लेकर तुम फूली नहीं समा रही हो, उतनी सुंदरता तो घर घर में छिपी रहती थी। पर मजाल कि कोई ताक झांक कर ले, और एक तुम हो कि प्रदर्शन के लिए खड़ी हो। आओ देखो मेरे सुंदर होंठ, मेरे सुंदर पांव, मेरे। दादी, आप अपने समय की बातें जाने दीजिए। आपका समय आपको प्यारा होगा। हमें तो वितृष्णा है। सिवा पाखंड के आप लोग कुछ नहीं करते थे, आज भी यही करते हैं। दादी ने देखा कमरे में नए पोस्टर लगा दिए गए हैं जो कम से कम वस्त्रों वाले हैं। वे समझ गई कि यहाँ विरासत तो क्या, उसके चिन्ह भी नहीं है। वर्तमान का छायालोक पसरा हुआ था, बाहर से भीतर तक, दिमाग से लेकर दिल तक। दादी हताश होकर चली गईं।
एक दिन वृंदा ने अनुराधा से कहा, अनुदी, इंटरसिटी मिस कॉन्टेस्ट हमारे शहर में ही होने वाला है। वे लोग चाहते हैं कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं। पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार हैं स्पॉन्सर्स। अब उसमें भी भाग लोगी? क्यों, क्या बुराई है? कौन नहीं आता? उसमें एक्टर, समाज सेवी, पत्रकार, बिजनेसमैन, साहित्यकार, मॉडल्स। सोचकर देखो अनुदी, अपनी जेब से क्या जाएगा? कुछ भी तो नहीं। और चांस मिल गया तो अच्छी मॉडलिंग की शुरुआत हो सकती है। फिर जो पैसा और शोहरत मिलेगी उससे मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, पापा से परमिशन ले लो। आप ऐन वक्त पर मुकर जाती हैं। मैं तो भाग लूंगी, चाहे जो भी स्थिति हो। पापा को भी मना ही लूंगी। पापा तक बात पहुंची ही नहीं। माँ को मना लिया वृंदा ने, पर दादी पापा की तरफ से दीवार बनकर खड़ी हो गईं। लोग क्या क्या नहीं कहते, किस नजर से देखते हैं हमारे समाज में। आजकल किसी का कोई समाज नहीं रहा दादी, सब बदल चुका है। मैं कोई छुई मुई नहीं हूं। किसी की बुरी नजर से मैं मुरझा नहीं जाऊंगी। मुझे अच्छे प्रोग्राम मिलने लगे हैं या नहीं, मैं अपना और अनुदी का सारा खर्च निकाल लूंगी। बात खर्च की नहीं है। क्या तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा है? दादी, यह मौका फिर नहीं मिलेगा। अगले साल तक कौन याद रखेगा? नई मिस आ जाएगी, लोग उसके पीछे लग जाएंगे। फिर मिस इंडिया के लिए जाओगी? जाओगी से क्या मतलब? उसमें शामिल होना लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। डॉक्टर बनाकर आप मुझे आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं, तो इस फील्ड में भी पैसा कमाकर आत्मनिर्भर हो जाऊंगी। वह हर तरह से दादी को समझा रही थी, मना रही थी। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। सितारों को डूबते वक्त नहीं लगता बेटी। दादी का चेहरा सख्त से सख्त होता जा रहा था। इस लड़की से बात करना बेकार है, हर बात में बहस करती है। बरामदे में आकर बैठी ही थी कि फोन की घंटी बजने लगी। कितने फोन आने लगे हैं? उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तो क्या हो गया, लड़के ही तो हैं, कोई अपराधी तो नहीं। दादी, आजकल जेंडर मायने नहीं रखता, सब एक हो गए हैं। एक जगह बैठकर बाहर साथ जाकर काम करते हैं। हास्यास्पद लगती हैं ये बातें कि लड़कों से अलग होकर काम करूं। इज्जत से रहने दोगी या नहीं? दादी आवाज ऊंची करके चिल्लाईं, ताकि पूरे घर को पता चल जाए कि वृंदा क्या कर रही है, क्या करने जा रही है। कैसी नॉनसेंस बातें करती हैं आप? और कोई होता तो कितना प्रमोट करता। जो लड़कियां साधारण रूप रंग की होती हैं वे भी भाग लेती हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स इंस्पायर करते हैं। पापा भी मुंह फुलाकर बात करते हैं। क्या मेरे ऊपर इन बातों का असर नहीं पड़ता? गुस्से से वृंदा का चेहरा लाल हो गया। लड़की का चरित्र शीशे की तरह होता है, जरा सी चोट से दरारें पड़ जाती हैं। चरित्र 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 न हो गया, मोम हो गया। क्या होता है चरित्र? क्या लड़कों के साथ खड़े हो गए या हंसकर बात कर ली या उनके साथ काम कर लिया तो चरित्र बिगड़ गया? फैशनेबल कपड़े पहन लिए, किसी कॉन्टेस्ट में भाग ले लिया तो चरित्र बिगड़ गया? आपकी अपनी कोई सोच है या नहीं? लांछन पर लांछन लगाती जा रही हैं। वह गुस्से से कांप रही थी। ये पवन और हरीश कौन है? अब दादी असल बात पर आई। क्यों बताऊं कि पवन कौन है, हरीश कौन है, गुरप्रीत कौन है? सब दोस्त हैं, ईमानदार हितैषी दोस्त। एड एजेंसी चलाते हैं। इसके बाद मुझसे कोई नहीं पूछेगा और ना ही मैं बताऊंगी। यहां भी कम कंपटीशन है क्या? सैकड़ों लड़कियां इस शो बिजनेस का हिस्सा बनने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हैं। फिर वह ब्यूटी ब्रेन से पार पाने की कड़ी स्पर्धा। वृंदा रात दिन एक कर रही थी। सुबह जिम जाती तो शाम को योग, हफ्ते में 2 दिन स्विमिंग, ब्यूटी पार्लर में त्वचा का ट्रीटमेंट चल रहा था। डाइट चार्ट कमरे में लगा था। घड़ी की सुइयों ने उसकी दिनचर्या को बांध दिया था। एड एजेंसी से उसने अनुबंध कर लिया था और वह एजेंसी उसको बनाने, तराशने, संवारने में लगी हुई थी। उन लोगों का भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ था। पवन और हरीश उसके लिए चक्कर पर चक्कर लगाते। वे अपनी छोटी सी एड कंपनी को बड़ी कंपनी बनाने की चाह में वृंदा को प्रमोट कर रहे थे। शहर में 2-3 फैशन शो आयोजित कर चुके थे।
मगर इस बार बड़े मॉडलों की स्वीकृति की वजह से उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। उन्हें मालूम था कि वृंदा उनकी महत्वाकांक्षाओं की कसौटी पर खरी उतरेगी। अभावग्रस्त आदमी स्वप्नों और महत्वाकांक्षाओं की पूंछ भी जल्दी पकड़ लेता है। एक शाम अनुराधा कॉलेज से लौटी तो देखा कि कमरे में अंधेरा है और वृंदा खिड़की के पास उदास खड़ी है। क्या बात है? अनुराधा ने प्यार से पूछा। तबीयत तो ठीक है? किसी ने कुछ कह दिया? अनुदी, पवन ने कुछ ऐसी कोशिश की है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वह कुछ ज्यादा ही फ्री होना चाहता है, लेकिन मैं उसे इस समय नाराज नहीं करना चाहती हूँ। वही एक व्यक्ति है मेरे पास जिसके कॉन्ट्रैक्ट्स इस फील्ड में बहुत अच्छे लोगों से हैं। मेरी जिंदगी को मंजिल तक ले जा सकता है। वह मॉडलिंग की दुनिया का प्रथम सोपान है। यहाँ से कुछ पैसा मिलेगा तो मैं मिस इंडिया के लिए फ्री माइंड होकर तैयारी कर सकूंगी, किसी भी कीमत पर। फिर किसी भी बात का बुरा क्यों लगता है? अनुराधा ने व्यंग किया। फिर कह रही हूं, वृंदा मान जाओ। जैसे जैसे आगे बढ़ोगी चैलेंज आएंगे। इस देह के प्रदर्शन में तुम कुछ ऐसा मत कर बैठना कि जिंदगी भर पछताना पड़े। अनुदी, वहां इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। सब कुछ फ्री है। मेरे आड़े मेरी मिडिल क्लास सोच आ जाती है। मेरे संस्कार केचुली की तरह मन को जकड़े रहते हैं। इस दुविधा से मुझे स्वयं ही निकलना होगा। किसी के छू लेने या गले लग जाने पर चिपक कर पकड़ लेने में कोई बुराई नजर नहीं आती, मगर अपने परिवार में यह सब कितनी घटिया नजर से देखा जाएगा, मुझे यह एहसास वहां भी जकड़े रहता है। लेकिन अनुदी, वहां लुक छिप कर कुछ नहीं किया जाता है। तुमने पहले कभी नहीं बताया? तब मुझे डर लगता था अनुदी। हम मिडिल क्लास की लड़कियां इसी कुंठा में पड़ी रहती हैं। अनुदी, मेरे भीतर की यह कुंठा भीख मांगते रिरियाते बच्चे की तरह झलकने लगती है। कैमरे की आंख सब पकड़ लेती है। कैमरामैन कहता है कि मुस्कुराते हुए भी मेरे चेहरे पर दयनीयता और याचना का भाव झलक आता है, यानी अंदर से आप में आत्मविश्वास नहीं है। तब अनुदी, स्वयं पर गुस्सा आने लगता है। यह गिड़गिड़ाहट का भाव कब तक मेरी आंखों में आता रहेगा? क्यों आता है मेरी आंखों में यह भाव? इसलिए कि वास्तव में मैं अंदर से वही हूं। मुझ में काम के लिए गहरी चाह है। वह मुझे याचक बना देती है कि कहीं यह चीज छूट न जाए हाथ से। मन तो पाने के लिए उतावला है। याद है अनुदी, भुवन से हाथ मिलाने पर पापा ने आपको चांटा मारा था। वही हाथ मिलाना, एक दूसरे को चूम लेना वहां मैनर्स में आता है। आज मैं 10 लोगों से हाथ मिलाती हूं, लेकिन इतना सा बदलाव भी मेरे भीतर वह आत्मविश्वास नहीं ला पाया जो मेरी मुस्कुराहट और आंखों को चमका दे। अनुराधा गौर से उसका चेहरा देख रही थी। कमनीय चेहरे पर भीतर से उठी सघन उदासी और बेचैनी ने तनाव के साए उतार दिए थे। एक भोली सी निष्कपट बच्ची, फुदक फुदक कर चलने वाली मासूम बहन कहां कहां की बातें सोचने लगी है। देह की नश्वरता और सभ्यताओं के संघर्ष को इतना बड़ा रूप दे डाला उसने। संस्कार, चरित्र सब उसकी भाषा में शामिल हो गए हैं। एक महत्वाकांक्षा ने उसे एकाएक सोच के स्तर पर प्रौढ़ बना दिया है। हमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ रहना चाहिए। औरों के पास दौलत होगी, पर किसके पास है ऐसा नैसर्गिक मंत्रमुग्ध करने वाला व्यक्तित्व? लेकिन एक बात ध्यान रखना वृंदा, हड़बड़ाहट में कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिसको लेकर सबको और तुम्हें स्वयं शर्मिंदगी उठानी पड़े। परिवार को तो बात बात में शर्मिंदा होने की आदत पड़ी हुई है। कब तक इन बातों का टेंशन रहेगा कि परिवार में यह नहीं चलेगा, वह नहीं चलेगा, यह मर्यादा रखो, वह नैतिकता है। दुनिया कहाँ जा रही है और आपको लेकर मुझे दुख होता है अनुदी। वृंदा को पसंद नहीं था कि हरेक के सामने वह सफाई दे, हर बात को तर्क के साथ प्रस्तुत करे। सोचती, यही काम रह गया है मेरा। आज मेरी रिकॉर्डिंग थी, उसके बाद रिहर्सल, पवन के साथ आगे शूटिंग की प्लानिंग करनी थी। घर लौटने में देर तो होनी ही थी। अब इन लोगों को क्या क्या बताऊं, कैसे समझाऊं? मैं तो वैसे ही परेशान हूं।
वह सचमुच बहुत परेशान थी। उसे बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी और हर चीज़ महंगी थी। बाजार का महंगापन उसे उदास कर देता। बाजार का मायावी रूप उसे एहसास करा देता कि इसमें घुसने के लिए तुम्हारा पर्स कितना भारी होना चाहिए। तब बाजार ही जैसे उसके लिए प्रेरणा का काम करता कि तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ना है। हर जगह पापा का पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। पापा ज्यादा बोलते नहीं, उनकी खामोशी ही उनका अस्त्र है। वह स्वयं को आत्म केंद्रित करना चाहती थी। सोचती हर आदमी अलग है, अलग वजूद वाला। फिर भी रिश्तों के होने या टूटने का भय अवचेतन मन में क्यों छाया रहता है। मैं वर्जनाहीन मन लेकर काम करना चाहती हूँ, मगर परिवार का प्रेम, परिवार के प्रति लगाव बेड़ी की तरह काम करता है। पापा से लगातार अबोला बंधा हुआ है। सामने पड़ते हैं तब भी कुछ नहीं पूछते। इसे मैं क्या मानूं? उनकी मौन स्वीकृति या विरोध का मौन रूप? पापा भी तो एक ही ढर्रे की लाइफ जीते आ रहे हैं। वही खटारा स्कूटर, वही दोयम दर्जे की चीजें। मैं सब कुछ बदल देना चाहती हूँ, कायाकल्प कर देना चाहती हूँ। शो के 2 दिन रह गए थे। रिहर्सल चलती रहती घंटों तक। बीच बीच में हंसी मजाक, छेड़छाड़। जो मॉडल आ रहे थे वे सभी 3 स्टार होटल में रुकने वाले थे और उन सब लोगों से उसे जाकर मिलना था। पवन मिलने पर जोर दे रहा था। उसने अपने सबसे अच्छे जीन्स और टॉप पहने, साथ ही हल्की ज्वेलरी। उनके सामने ठीक तो लगूंगी? वही मानसिकता फिर उसे जकड़ने लगी। जब वे लोग होटल पहुंचे तो 5 लोग बाहर निकलने वाले थे। उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लंबे छरहरे, एकदम तराशे बदन वाले खूबसूरत युवक, पुराने जमाने जैसी भव्यता, देव पुरुष जैसा चुंबकीय आकर्षण, और लड़कियां, उनकी ड्रेस और ज्वेलरी तो क्या, चप्पलें तक देखकर हतप्रभ रह गई वृंदा। बात करने का निराला स्टाइल, मुस्कुराने का निराला अंदाज, होटल की चमक दमक और भव्यता ने उसे चमत्कृत कर दिया था। अनुदी, यह होता है जीवन, ऐसा शानदार। देखो तो दुनिया में कितनी खूबसूरती है, कितनी संपन्नता है, कितनी बेमिसाल चीजें। और अनुदी, एक हम लोग हैं। अपने अभावों को गले लगाकर गर्व महसूस करते हैं और घुट घुट कर मर जाते हैं, यह सोचकर कि यह नहीं करना, वह नहीं करना। हमारी सारी वर्जनाएं। और ये लोग भी तो किसी परिवार में रहते होंगे, इनके भी माँ बाप होंगे। लौटते हुए वह अपनी हीनता से घिरी हुई थी और अनुराधा को परोक्ष रूप से तैयार कर रही थी, तरह तरह से समझा रही थी। नींद में, ख्वाबों में, हर क्षण वह उन्हीं लोगों के बारे में सोचती रहती। कोई भी बात उसकी अंतरात्मा तक पहुंच जाती, दिमाग वहीं जाकर सिमट जाता। हर महत्वाकांक्षा इनकी गुलाम, हर चीज इनके पास। लोग इनके आगे पीछे घूमते हैं, एक झलक पा लेना चाहते हैं। बस यही है वह राह जिस पर मुझे चलना है, और पवन है वह व्यक्ति जो मुझे वहां तक पहुंचाएगा। वह नए जोश खरोश के साथ अपने काम में दिन रात जुटी रहती। दिन भर व्यस्त रहने पर भी रात को उसे नींद न आती। रात की नीरवता और मादकता अपनी धुति के साथ उसके भीतर उतरने लगती। चांद तारे जुन्हैया जैसे सब उससे यही कह रहे होते, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ अपने हाथ में है। भाग्य, मेहनत, आत्मविश्वास, बुद्धि और सौंदर्य को संचालित करने की कला में पारंगत होना है। डुबो देना है स्वयं को उस काम के नशे में। तैयार करना है स्वयं को उस मंच के लिए। शो के 1 दिन की पहली रात जब वृंदा लौट कर आई तो 11 बज चुके थे। थकान से उसका जोड़ जोड़ दुख रहा था। चेहरा मुरझा गया था। आंखें बंद हुई जा रही थीं। गालों पर लालिमा उतर आई थी। आंखों में अरुणाभ मादकता थी। वृंदा? अनुराधा उसकी लड़खड़ाती चाल देखकर समझ गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ठीक तो हो? इस शो के पीछे तुम अपने को बर्बाद किए ले रही हो। ऐसा कुछ नहीं है अनुदी, पोर पोर दुख रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है। यह क्या, तुम शराब पी कर आई हो? अनुराधा ने उसका मुंह सूंघते हुए कहा।
थोड़ी सी बियर पी थी। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। बहुत टेंशन है हम लोगों को। यह शो सक्सेसफुल जाना चाहिए, वरना एजेंसी भी बैठ जाएगी। मैंने तो बहुत मना किया था, मगर तड़ाक तड़ाक चांटे पड़े उसके गालों पर। स्तब्ध रह गई वृंदा। उसके मुंह से लंबी आह निकली। वह जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई, जड़वत। अनुराधा गुस्से से कांपती हुई दांत पीस रही थी। टप टप आंसू टपक रहे थे। उसका चश्मा नाक पर खिसक आया था। क्या बात है? काहे की आवाज आई? मां दौड़ कर आई। कुछ नहीं, अनुराधा ने बात टाल दी। सो जाओ, जाओ। कहती हूं टाइम से घर लौट आया करो, थक गई है। अनुराधा इशारा कर रही थी कि वृंदा को रजाई के भीतर छिप जाना चाहिए, वरना दादी या पापा के आने पर तूफान खड़ा हो जाएगा। वृंदा ने रजाई के भीतर मुंह छिपा लिया, मगर उसकी सिसकियां रजाई के ऊपर तक दिखाई दे रही थीं। पूरी देह रुलाई के कारण हिल रही थी। अनुराधा ने गुस्से में ही खाने की थाली टेबल पर रखी और जोर से बोली, परसों शो है, खाना नहीं खाओगी तो चेहरा मुरझा जाएगा। अनुराधा दुखी थी और वृंदा के लिए चिंतित भी। उसने वृंदा को कितना समझाया था कि कोई ऐसा काम मत करना जिससे उसके रास्ते में कांटे बिछ जाएं, और पापा तथा दादी को कहने को हो जाए कि जरा सी आजादी मिली तो यह सब करने लगी। अनुराधा जानती थी वृंदा एक बार किसी के साथ जुड़ गई तो उसे उस व्यक्ति से अलग करना असंभव होगा, इसीलिए वह चिंतित थी। वृंदा अगर किसी गलत व्यक्ति के साथ जुड़ गई तो एक खूबसूरत जीवन बुरे सपने में न बदल जाए। वृंदा की सिसकियां अब तक सुनाई दे रही थीं। अनुराधा का मन कर रहा था उसको गोदी में उठाकर पुचकार ले, मगर यही वक्त है जब उसकी गलत बातों का विरोध करके उसे सही रास्ता दिखा सकती है, वरना शराब, सिगरेट और दोस्तों के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो जाएगी। अनुराधा रात भर इसी चिंता में सो न सकी। उसे बुरा भी लग रहा था। ठीक है, अपने मन की करो। अब हरीश और पवन तुम्हारे ज्यादा करीब हैं, शुभ चिंतक हैं, करो उन पर विश्वास। मैं जिन बातों पर रोकती टोकती और डांटती हूं, वे लोग निश्चय ही उन्हीं बातों पर तुम्हें फुसलाते होंगे, ललचाते होंगे। तुम नहीं जानती कि वे लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं तुम्हारे माध्यम से पूरी करना चाहते हैं। शो के दिन वृंदा ने कहा, अनुदी, आज तुम मेरे साथ पूरे समय रहोगी, रहोगी ना? सॉरी, कहते कहते वृंदा की आंखें छलक आईं। मैं अधर में खड़ी हूं अनुदी, समझ रही हो ना? अनुराधा क्षुब्ध थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन संयत होकर बोली, तुमने तो इस प्रतिस्पर्धा को ऐसे बना लिया है जैसे इसकी असफलता जीवन के सारे रास्ते बंद कर देगी। सोचो, कितनी लड़कियां ऐसे जीवन का सपना देखती हैं। बाकी लोगों का जीवन क्या जीवन नहीं होता? इसे जीवन मरण का प्रश्न मत बनाओ। भाग लेना ही है तो खेल भावना का परिचय दो। मेरे जीवन की सीमा रेखा तो यही है अनुदी। आखिर ऐसा मैंने क्या किया है कि आप सब मुझे शक और धिक्कार की निगाहों से देखो? क्या शराब सिगरेट पीने से आदमी आदमी नहीं रहता? उसकी अच्छाइयां, उसका टैलेंट कोई मायने नहीं रखता? कोई नहीं देखता शक की निगाहों से, लेकिन किसी की बातों में आकर बहकना नहीं है। कल बियर पिलाई थी, आज शराब पिलाएंगे। किसी के व्यक्तित्व या बात को इतना डोमिनेट मत होने दो कि तुम्हारी स्वयं की आइडेंटिटी खो जाए। तुम्हें अपना करियर बनाना है या नहीं? तुम कुछ पाना चाहती हो तो यह तभी संभव है जब तुम आत्मानुशासन का महत्व समझो। आत्मविश्वास और नशे की चमक में अंतर होता है वृंदा। जीवन का पथ दलदल में बदल जाए, ऐसा काम क्यों करना? अनुराधा उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए धीमे धीमे बोल रही थी, और वृंदा सोच रही थी, पता नहीं इतने भाव प्रधान और खूबसूरत शब्दों की अनुभूति मुझे क्यों नहीं होती। कहने और जीने में फर्क होता है क्या? इसलिए अनुदी की बातों में मुझे सच्चाई क्यों नजर नहीं आती? क्यों लगता है कि ये सारी बातें अनुदी मुझे बहकाने के लिए कह रही हैं? अप्रतीति का बोध क्यों होता है? वह तैयार हो रही थी कि दादी के कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई दी।
जाकर देखा तो पाया दादी जमीन पर लुढ़की पड़ी हैं। पापा, पापा! वह वहीं से चिल्लाई। दादी को क्या हो गया है? घर में अफरा तफरी मच गई। फोन, डॉक्टर, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में पापा की गोद में लेटी दादी का चेहरा नीला दिख रहा था, होंठ सिकुड़े हुए। अस्पताल वाले दादी को तुरंत आईसीयू में ले गए। बाहर खड़ी वृंदा ने अनुराधा से कातर स्वर में कहा, ओ गॉड, आज ही होना था। अब वृंदा को अपने पांव के नीचे से जमीन खिसकती लग रही थी। अब नहीं जा पाऊंगी मैं। बेसाख्ता उसके मुंह से रुलाई फूट पड़ी। अनुराधा ने उसके कंधों को थपथपाया। कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। पापा क्या सोचेंगे? मैं संभाल लूंगी, पहले दादी के बारे में न्यूज मिल जाए। उसने आंसुओं को पोंछा। कंधे पर थैला लटकाए घूम रही थी तड़पती हुई, लेकिन उसका मन दादी में था। दादी का चेहरा सामने था, निस्तेज पड़ता चेहरा, भीतर धंसी आंखें, दर्द की तड़प होठों ही होठों में बड़बड़ा रही थी। पापा ने बाहर आकर बताया, दादी को हार्ट अटैक हो गया है। दोनों बहनें दादी को देखने आईसीयू में गईं। निर्जीव सी पड़ी दादी को इस हालत में देखकर वृंदा ने मन ही मन कहा, सॉरी दादी। टप टप आंसू टपक पड़े। उनके सिकुड़े हाथों को थामे वह थोड़ी देर बैठी रही। एक पूरी उम्र इन झुर्रियों में सिमट आई थी। एक दिन वह भी बूढ़ी हो जाएगी इसी तरह। फोन पर सूचना पाकर पवन और हरीश भी अस्पताल चले आए थे और बाहर बैठे थे। वे वृंदा को छोड़ना नहीं चाहते थे, पर उसके मन में सहानुभूति भी बनाए रखना चाहते थे। वृंदा सोच रही थी, एक जीवन अस्ताचल की ओर जा रहा है और दूसरा सूर्योदय की ओर। लेकिन दादी को छोड़कर जाऊंगी तो परिवार के सब लोग क्या सोचेंगे? पर आज वाला कॉन्टेस्ट दोबारा नहीं मिलेगा। महीनों की मेहनत और पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। तब पापा ने ही स्थिति को समझा और संभाला। अनुराधा से बोले, अनु, वृंदा को ले जा, इसका कॉन्टेस्ट में जाना जरूरी है, यहां हम संभाल लेंगे। इंद्रधनुषी रोशनियों के बीच वह खड़ी थी पर्दे के पीछे। तीसरा राउंड चल रहा था। तब पड़ोसी का एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया, अनुराधा को पूछ रहा था। दादी नहीं रही। अनुराधा ने खबर सुनकर अपनी रुलाई रोकी। वृंदा को खबर देना ठीक न था। वह अंतिम 5 में थी। उसने अनुराधा को रोते हुए देख लिया तो अपसेट हो जाएगी। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अनुराधा स्वयं को जब्त किए रही। हम वृंदा को लेकर पहुंच जाएंगे, तुम चाहो तो चली जाओ, पवन ने कहा। नहीं, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। अंतिम दौर चल रहा था। वृंदा की धड़कनें देह की संगमरमरी दीवारों को तोड़कर बाहर आ जाना चाहती थी। कितने प्रश्न, कितने उत्तर, कितने चेहरे, उनकी उदीप्त निगाहें। और उस तूफान के शोर में उसने सुना, मिस वृंदा, मिस इंटरसिटी। उधर अनुराधा ने फिर अपने आंसू पोंछे। अस्पताल से दादी का शव घर ले जाया जा रहा होगा। अंतिम क्षणों में दादी ने अपनी अधमुंदी आंखों से उन दोनों को तलाशा होगा। अनु और वृंदा वहां नहीं थी। क्या सोचा होगा दादी ने? वृंदा को याद नहीं कि वह किस तरह मुस्कुरा रही थी। अनुराधा का रुआंसा चेहरा वह एक झलक मात्र देख पाई थी। पवन उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पत्रकारों, कैमरामैन और फोटोग्राफरों से बचाता हुआ अंदर ला रहा था। उसने वृंदा का हाथ चूमा और अपने आगोश में समेट लिया। लौटते हुए अनुराधा खामोश थी, बावजूद गले लगाने के। अनु दी, आप पवन की हरकत से नाराज हैं? वह दिल का बुरा नहीं है, इमोशनल ज्यादा है, स्वयं को रोक नहीं पाता है। उसने सारी जमा पूंजी लगा दी थी इस शो के लिए। वृंदा अपनी ही रौ में बोले जा रही थी। अब हम लोगों को डिनर में पहुंचना है। डिनर में नहीं चल पाएंगे हम लोग, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। बाहर से आए सारे मेहमान बुरा मान जाएंगे, वहां तो जाना ही पड़ेगा। हमें घर पहुंचना है। अनुराधा ने अपने आंसुओं को पीते हुए कहा, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। एक दिन लेट हो जाएंगे तो कौन सा कहर ढा जाएगा? कहर ही ढा जाएगा वृंदा।
दादी शाम को ही हमें छोड़कर चली गई। मैं तो, कहकर अनुराधा फपक कर रो पड़ी। कितना याद किया होगा उन्होंने हम दोनों को, क्या सोचती होंगी। वृंदा एकदम सख्ते में आ गई, पूरी देह में जैसे करंट लग गया हो। बोली, अनुदी, पवन को पता है? हाँ, जब वे दोनों घर पहुंची तो दादी का शव जमीन पर रखा हुआ था। दीपक जल रहा था। चारों तरफ आटे से रेखा खींच दी गई थी। अगरबत्ती जल रही थी। माँ पापा दोनों बैठे थे। उन्होंने निगाहें उठाकर देखा तक नहीं। वृंदा चुपचाप दादी के सिरहाने जाकर बैठ गई। रास्ते में मेकअप पोंछ लिया था, पर लिपस्टिक का रंग और आंखों में आर्टिफिशियल आई लैसेस अब भी लगी हुई थी। सॉरी पापा, अनुराधा ने पापा के कंधों को पकड़कर कहा। कम से कम तुम तो बेटा। वृंदा ने पापा के डूबते स्वर को सुना। तो क्या मेरे आने की उम्मीद नहीं कर रहे थे पापा? मैं शो कर रही थी, तो क्या मैं दादी को प्यार नहीं करती थी? हमारे कामों से, हमारे पहनावे से, उनके परिणामों से किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रेम और आत्मीयता को क्यों देखा जाता है? विरोध करती थी दादी। मैं भी बात नहीं मानती थी उनकी, पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं दादी को प्यार नहीं करती थी। वह मन ही मन क्षोभ से भरी जा रही थी। अपने तई मिल रही उपेक्षा उससे सहन नहीं हो रही थी। पापा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जैसे ही खबर लगी हम लोग, अनुराधा सफाई दे रही थी, पर अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह गया था। उस रात वृंदा को अपनी कामयाबी पर खुश होना चाहिए था, मगर मातम छा गया था, बाहर से लेकर भीतर तक। उसे लगा उसकी देह रबड़ की तरह खींच रही है। जाकर मुंह धो लो, मां ने धीमी आवाज में कहा। उसने शीशे के सामने जाकर चेहरा साफ किया, पर यह क्या? वहां दादी का नीला चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने शीशे को रगड़कर साफ किया। उस पर तरह तरह के दाग धब्बे लगे थे, लेकिन जैसे जैसे वह पोंछती जा रही थी, शीशे का रंग फीका पड़ता जा रहा था। बिस्तर पर औंधी पड़ी तो सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दिया। स्टेज, रोशनी, भीड़, हंसी, तालियां, सुनसान रोड पर उन दोनों की खामोशी। घर में दादी का शव, शव, शव। उसने ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर मारे। सिर पर पता नहीं कितनी देर तक ठंडे पानी की धार बहाती रही। जब वह नीचे पहुंची, सुबह के 4 बज रहे थे। सघन नीरवता छाई थी घर में। थके रोए और व्यथित माँ बाप अर्ध निद्रा में जमीन पर पड़े थे, और बीच में दादी चिर निद्रा में लीन पड़ी थी। उसने कसकर दुपट्टे से सिर बांधा। लग रहा था पीछे से कुछ धसकता जा रहा है। मृत्यु के बाद का जीवन अपनी गति से प्रारंभ हो चुका था। सभी लोग जीवन की मुख्य धारा से जुड़कर अपने जीवन कर्म में वापस लौटना चाह रहे थे। समय गुजरता जा रहा था और मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के कुछ ही महीने शेष बचे थे। कॉलेज छूट गया था वृंदा का। उपस्थिति कम थी, इसलिए प्राइवेट परीक्षा देने का विचार बना लिया था। पवन और हरीश का कहना था कि उसे दिल्ली में रहकर कोई डिप्लोमा करते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। मॉडलिंग का पैसा आएगा तो खर्च चल जाएगा। रहोगी कहाँ दिल्ली में? अनुराधा ने पूछा। वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में या कहीं पेइंग गेस्ट बनकर। पवन के कई दोस्त हैं वहां, वह कोई ना कोई व्यवस्था करवा ही देगा। लेकिन क्या गारंटी है कि जाते ही एड या मॉडलिंग का काम मिल जाएगा? कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी। पहचान होने के बाद काम मिलने में आसानी होती है। महानगरीय जीवन देखने समझने को मिलेगा। अनुदी, एक बार तो इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना ही है। इसमें फर्स्ट 3 में आ गई तब भी कई आयाम खुल जाते हैं काम पाने के। एक ऐसी जगह जहां हमारा अपना कोई नहीं है। परिवार की असहमति के बाद भी तुम जाओगी? यही एक मौका है अनुदी। अभी दादी को गुजरे 2 माह भी नहीं हुए हैं। अनुदी, मैं समझती हूं, क्या वे मेरी दादी नहीं थी? मुझे दुख नहीं है, लेकिन क्या उनकी मृत्यु से मेरे जीवन की गति रुक जानी चाहिए? काम भले ही रुक जाए, मगर लाइफ तो चलती रहती है। नदी की तरह बहता है जीवन। क्या पापा ने अपना काम बंद किया? नहीं ना? पापा से पूछ लो।
पूछना क्या है, मैं यहां करूंगी भी क्या? मेरे करियर के लिए क्या रह गया है यहां? पहले तो दादी मना करती थी तो सबको बहाना मिल जाता था, लेकिन अब घुट घुट कर जीने से अच्छा है अपने को छोड़ देना। जब ईश्वर ने बुद्धि और सुंदरता दी है तो क्यों ना उसका उपयोग किया जाए। कुछ दिन बाद यही शरीर अपना लावण्य खो देगा। तब दादी की खूबसूरती का अवसान देखा। एक जमाने में दादी की खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। उन्हें देखने के लिए लोग कोने पर खड़े हो जाते थे। लेकिन बुढ़ापे में उफ, मैं एकदम प्रैक्टिकल हूं अनुदी। अभी तुमने देखा क्या है जो ऐसी बातें करने लगी हो? बड़े लोगों की सी बातें। हमने कुछ नहीं देखा, यह सच है, पर जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक क्या जानेंगे। इन दीवारों के बाहर का संसार देखना चाहिए। सोचकर तरस कर रह जाने से कुछ नहीं मिलेगा। सच बताऊं, ज्यादातर लड़कियां सिर्फ भय और दबाव के कारण कुछ नहीं कर पाती हैं। मुझे तो हंसी आती है कि लोग समाज के नाम पर पूरी तरह से कुचले हुए प्राणी होने का रोना रोते रहते हैं। असल चीज है सपने देखना और उन्हें साकार करने का हौसला, चाहे किसी भी स्थिति में। अनुराधा समझ गई, वृंदा की उड़ान अब रुकने वाली नहीं। वह बड़ों की नकली भाषा बोलने लगी है। ठहरेगी तो घुट जाएगी। आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहती है। पापा ने आशीर्वाद दिया, सफलता के लिए शुभकामनाएं दी, लेकिन वृंदा को विदा करने के लिए स्टेशन जाने से इनकार कर दिया। वृंदा जब स्टेशन पर पहुंची तो हाथ में एयरबैग, पानी की बोतल और आंखों में उत्साह की चमक थी। मां की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर वह मुस्कुरा रही थी, उन्हें हंसा रही थी, उन्हें समझा रही थी। अनुराधा ने रुलाई रोकने के लिए होंठ दबा रखे थे। आसपास के लोग वृंदा को उत्सुकता से देख रहे थे। टीवी पर मुस्कुराता चेहरा, पेपरों में छपा चेहरा उनके सामने था। लोगों की निगाहों ने उसे रोमांचित कर दिया। उसे लगा सचमुच वह विशिष्ट है। विदा लेते समय उसकी आंखों में एक क्षण के लिए भय था, संदेह भी था, पर उससे ज्यादा खुशी थी। हाथ हिलाते वक्त हृदय की धड़कन थोड़ी सी बढ़ी, आंखें भी छलछलाईं, पर जीवन एक नई दिशा की ओर भाग रहा था। वृंदा का पहला पत्र। अनुदी, पहुंचने की खबर तो फोन पर ही दी थी, पर आपने पत्र लिखने को कहा था सो लिख रही हूं। स्टेशन छोड़ते वक्त हृदय को धक्का लगा। ट्रेन की स्पीड के साथ ही मेरे हृदय की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। आखिर सबको पहली बार छोड़कर पहचान विहीन दुनिया में जा रही थी। रात में भी सोते जागते लगता रहा कि जैसे मैं किसी सुरंग के भीतर से गुजर रही हूं और धरती में धंसती जा रही हूं। अंतहीन अंधकार था, स्पंदनहीन पड़ी थी सारी पृथ्वी, या मेरे भीतर उसे महसूस करने की क्षमता ही समाप्त हो गई थी। अनुदी, आपका चेहरा क्यों नहीं हटता है मेरी आंखों के सामने से? दादी का इस तरह चले जाना और पापा का स्टेशन ना आना रह रहकर अखरता रहा। मन ने कहा लौट चलूं। जहां जा रही हूं वहां मेरा अपना कौन है? क्यों जा रही हूं मैं? लेकिन यह ख्याल क्षण भर के लिए ही आया। फिर लगा कि एक व्यक्ति अपनी योग्यता और देह की पूंजी से कितना कुछ पा सकता है। आज जो सफल है वही महान है। महान लोगों का अतीत देखो तो क्या थे वे, लेकिन किया संघर्ष, बने महान। आज सफलता पाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यदि थोड़े कष्ट उठाने पड़े या थोड़ा अकेलापन झेलना पड़े तो क्या हुआ? पवन आ गया था, उसने पहले से ही इंतजाम कर दिया था। रहने की जगह अच्छी है, बहुत जल्द मनपसंद काम मिल जाएगा। यहीं से मेरे जीवन की एक नई पारी शुरू होगी। कोई ना कोई पढ़ाई तो करनी ही थी, सो कर रही हूं। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया है। मैं तुम्हारी बातों का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। सफलता मेरा पर्याय बने, मेरे सपनों को मूर्त रूप मिले, इसके लिए अपने भगवान से प्रार्थना करना। दूसरा पत्र। अनुदी, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। भीड़, गाड़ियां, धुआं, मैं तो चकित रह गई थी। जिस छोटे से घर को हम शानदार और सुंदर मानते हैं, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं,
जिन छोटी छोटी बातों में हम उलझे रहते हैं और उनका तनाव झेलते रहते हैं, उनका यहाँ कोई महत्व ही नहीं है। और फिर मैं एडवर्टाइजिंग की जिस चकाचौंध वाली दुनिया में आ गई हूँ, उसमें तो हमारे कस्बाई मूल्यों और उनसे जुड़ी नैतिकता की बातों का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ के एक 5 स्टार होटल में मुझे अप्रेंटिस के रूप में काम मिल गया है। मॉडलिंग के लिए भी प्रयास जारी है। यहाँ की लड़कियां कितनी बोल्ड हैं, आत्मविश्वास से भरी और निर्भीक। मैं उनके सामने कितनी दब्बू नजर आती हूँ। लेकिन पवन का मानना है कि मेरी जैसी संपूर्ण सुंदरता किसी किसी में ही होती है। अनुदी, आपको क्या लगता है, वह सच बोल रहा है? उसने मुझे टीवी प्रोड्यूसरों से भी मिलवाया है। बहुत मेहनत कर रहा है वह मेरे लिए। यहाँ खर्चे बहुत ज्यादा हैं। अनुदी, वहां पापा को महीना भर खटने पर जितना पैसा मिलता है और जिससे पूरे घर का खर्च चलता है, उतना पैसा तो यहाँ एक दिन में दी जाने वाली पार्टी में खर्च हो जाता है। सच अनुदी, यहाँ का जीवन निराला है। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की तैयारी चल रही है, देखिए क्या होता है। तीसरा पत्र। अनुदी, बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई हूँ। मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं मिस इंडिया की सबसे प्रबल दावेदार हूँ और आने वाला समय मेरे लिए बहुत शानदार होगा। यहाँ सौंदर्य प्रतियोगिता से संबंधित तमाम बारीकियां सिखाई जाती हैं। खाना पानी, चाल ढाल, बात करने की स्टाइल, आंखों का भाव विलास, पोर पोर से टपकती नजाकत, त्वचा को चमकाने के तरीके। ब्यूटी पार्लर एक नए रूप में खड़े कर देता है, जैसे मशीन हो रूप रंग बदलने की। पवन हर जगह साए की तरह मेरे साथ लगा रहता है। हमें जगह जगह जाना पड़ता है। इस प्रतियोगिता के विभिन्न पड़ावों के बारे में बाद में लिखूंगी। मैं फिलहाल एक एड में काम कर रही हूँ। कुरियर से अपना फोटो एल्बम भेज रही हूँ। अगले पत्र में कोई विशेष खबर दूंगी। चौथा पत्र। अनुदी, हफ्तों बाद पत्र लिख रही हूँ। आप मुझसे नाराज हैं। फोन पर बात करने से लगा कि सब लोग मेरी तरफ से लापरवाह और निराश हो चुके हैं। यहाँ हर मिनट की कीमत होती है। समय को अपने हाथों में पकड़ कर रखना पड़ता है। मॉडलिंग के लिए जगह जगह जाना पड़ता है। देर देर तक काम करना पड़ता है। ऊपर से तरह तरह की चिंताएं और तनाव। ईश्वर से प्रार्थना करना कि मैं सफल हो जाऊं। हरीश ने वहां जाकर मेरे बारे में आप लोगों से क्या क्या कहा है। हाँ, यह सच है कि मैं पवन के साथ रह रही हूं, लेकिन आपको इन बातों में अपना मन मलिन नहीं करना चाहिए। यहाँ ये सब सामान्य बातें हैं। हाँ, मैंने वह ऐड किया तो क्या हुआ? कौन पहचानता है मुझे? तब मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था और पैसों की भी जरूरत थी। मैं हरीश के नखरे नहीं उठा सकती और पवन को नाराज नहीं कर सकती। हरीश अधिकार जताता है। उन दोनों के बीच की तकरार मुझे झेलनी पड़ती थी। मैं दोनों के बीच खड़ी थी। किसी एक को तो मुझे चुनना ही था। मैंने पवन को चुन लिया, इसलिए हरीश वहां जाकर ये सब बातें फैला रहा होगा। अनुदी, मैं सच कह रही हूं। आधी बातें उनमें से झूठी हैं। अब तो एक एक दिन मुश्किल से कट रहा है। लगता है समय कम है और काम ज्यादा। पांचवा पत्र। अनुदी, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का आंखों देखा हाल आपने टीवी पर देख लिया होगा। मेरे सपनों का रेशा रेशा बिखर गया। मैं हर मुकाबले में आगे थी, पर स्टेज पर आते ही पहले ही राउंड में बाहर हो गई। अनुदी, मैंने तो बेहिसाब मेहनत की थी। सवाल जवाब, डांस, स्विमिंग, पता नहीं कहाँ चूक हो गई मुझसे। काश आप होती तो देख पाती कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। मैं अपनी इस असफलता से बुरी तरह टूट गई हूँ अनुदी। अधिक दिनों तक इस तनाव को नहीं झेल पाऊंगी। मैं पागल हो जाऊंगी। आप वहां एक रात मेरे बियर पीकर आने पर रात भर सो नहीं पाई थी, और यहां मैं उस रात शराब के नशे में पूरी तरह धुत होकर भी नहीं सो पाई। रोती रही, पवन भी रोया, लेकिन जब वह मुझे सांत्वना देने के लिए प्यार करने लगा तो लगा बलात्कार कर रहा है। आपको मुझसे नफरत हो गई होगी, लेकिन यहां बहुत से लोग इसी तरह रहते हैं। शादी किए बिना साथ रहना, शारीरिक संबंध रखना यहाँ घृणित तो क्या,
आपत्तिजनक भी नहीं माना जाता। मानती हूं आप सबको यह सब जानकर मानसिक यातना से गुजरना पड़ा होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पवन मेरे साथ सच्ची दोस्ती निभाएगा। अभी तक निभाता ही रहा है। उसके कारण मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। खर्च करते समय गिनना नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं देती है। आजकल मैं मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, मगर ध्यान लगता ही नहीं। चित्त अस्थिर है, अशांत है। छठा पत्र। अनुदी, आज आपको वो बात लिखने जा रही हूं, उससे आपको दुख होगा, मुझसे नफरत होगी और मुझ पर गुस्सा भी आएगा, लेकिन मैं अपने मन की बात आपसे नहीं कहूं तो और किससे कहूं। पवन से मेरा झगड़ा हो गया है। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि वह मुझसे उखड़ा उखड़ा रहता है। उस कॉन्टेस्ट से मेरे अलग होते ही वह मेरी तरफ से निराश हो गया था। कुछ ज्यादा ही शराब पीने लगा था। जजों को गालियां देता, मुझ में कमियां निकालता। एक रात नशे की हालत में उसके मुंह से निकल ही गया कि उसने मेरे ऊपर कितने एहसान किए हैं और उसका मुझ पर जो खर्च हुआ है उसकी भरपाई मुझे करनी ही पड़ेगी। कुछ दिन पहले हम एक पार्टी में गए थे। उस पार्टी में उसने मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जो अंग्रेजी में एक पोर्नोग्राफिक मैगजीन निकालता है। उस व्यक्ति ने मेरी नंगी तस्वीरें छापने का प्रस्ताव दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन पवन को इस बात में कोई बुराई नजर नहीं आई कि उसकी मैगजीन में मेरी कुछ तस्वीरें दे दी जाएं। बस इसी बात पर पार्टी से लौटते समय मेरा उससे झगड़ा हो गया। अनुदी, मैं पवन का पैसा लौटाना चाहती हूँ। मैं उसका आधिपत्य सहन नहीं कर सकती। मैं उसकी खरीदी हुई गुलाम तो नहीं हूं कि वह कहीं भी मुझे दांव पर लगा दे। देह की एक सीमा होती है, कितनी बार कितनी तरह से उसका इस्तेमाल किया जाए। मैंने पवन से कह दिया कि मैं कोई नौकरी कर लूंगी और उसका पैसा लौटा दूंगी। इसके बाद वह 2-4 दिन का गैप देकर आने लगा। मैं उसके ना आने पर परेशान हो जाती, जगह जगह फोन लगाती। एक बार तो वह 5 दिन बाद आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, एक लड़की उसके साथ थी। मैं समझ गई कि वह उसको आगे लाना चाहता है, उसे लेकर मुंबई जा रहा था। वह भी अकेली थी, बहुत बड़ी त्रासदी की शिकार। उसका पूरा परिवार आतंकवादियों के द्वारा मारा जा चुका था। मैंने पवन से पूछा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? और उसने जवाब दिया, अब तुम अपना रास्ता खुद तलाशो। यहां तक पहुंचा दिया, यही क्या कम है। हाँ अनुदी, रेस में हारी हुई घोड़ी को कौन पूछता है। वह मुझे नीचा दिखाने लगा। क्या है तुम में? तुम्हारी जरा सी प्रतिभा और जरा सी खूबसूरती तुम्हारे कस्बे के लिए काफी होगी। जितना बड़ा शहर उतना बड़ा कैनवास। फैला सकती हो स्वयं को इस बड़े कैनवास पर। मैं ठगी से देखती रह गई। अवसन्न मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अवसाद और पराजय के बोझ में डूबी मैं 10-12 दिन तक कमरे में बंद पड़ी रही, पीती रही, उल्टियां करती रही। मौत की काली छाया मेरे आसपास मंडरा रही थी। मकान मालकिन मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मुझे धक्का लगा। लौटकर मैं दीवार से सिर पीटते हुए सोचने लगी, अब क्या होगा? यह मैंने क्या किया? फिर सोचा कि पवन यह खबर सुनकर शायद वापस आ जाए, लेकिन वह नहीं आया। मैं उसे खोजती हुई मुंबई गई, लेकिन वहां उसने जो बातें सुनाई उन्हें सुनकर मैं जीवित हूं, बस यही काफी है। उसने कहा, मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। मैं तो शादी के बाद भी बच्चा पैदा करने के बारे में 10 बार सोचूंगा। यह तुम्हारी प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास मेंटेलिटी की कस्बाई लड़कियां प्रेम, स्थायित्व, मातृत्व आदि की भावनाओं में बह जाती हैं और साथी को भी फंसाने की कोशिश करती हैं। खुद का ठिकाना नहीं, बच्चा और पैदा कर लो। इस उम्र में सेक्स एंजॉय करने के लिए होता है या बच्चा पैदा करने के लिए? अब आंसू बहाओ या मां बनो या अबॉर्शन करवाओ। मेरे पास इस बारे में बात करने के लिए फिर कभी मत आना। मैं समझ गई कि अब मैं पवन के लिए उपयोगी नहीं हूं। लेकिन अनुदी, क्या प्रेम, लगाव या कोमल भावनाओं का कोई मूल्य नहीं होता? फिर हम किसकी कद्र करें, किसके लिए करें?
बस भागते रहें सजीव चीजों को छोड़कर निर्जीव चीजों की ओर। यही सत्य है। मैं कहां जाने के लिए निकली थी और कहां आ गई। सोचती हूं क्यों उस पर मैंने भरोसा किया तो स्वयं पर शर्म आती है। मैं अपनी बुद्धि से, अपने सौंदर्य से सब कुछ पा लेना चाहती थी, मगर क्या मिला? मुंबई से लौटकर आने पर मेरे लिए क्या बचा? आपने लिखा है कि जो हो गया सो हो गया, घर लौट आओ। लेकिन अनुदी, घर में भी अब मेरे लिए क्या बचा है? घर लौटना अब संभव नहीं है। मुझे आगे ही जाना है। कहाँ, कैसे, यह अभी सूझ नहीं रहा है। जब सूझेगा आपको बताऊंगी। तब तक आप इतना भरोसा मुझ पर कर सकती हैं कि अब गिरूंगी नहीं और मरूंगी भी नहीं। 7वां पत्र। अनुदी, क्षमा करना, बहुत समय बाद पत्र लिख रही हूं। इस बीच मैंने ठिकाना बदल लिया था, लेकिन पुरानी मकान मालकिन से पता चलता रहा था कि आपके कई फोन आए और आपने मेरा पता ठिकाना मालूम करने की कोशिश की। यह भी पता चला कि आपने किसी को भेजा था मुझे घर लौटा ले जाने के लिए। मैं जानती थी कि आप चिंतित हो जाएंगी और चाहेंगी कि मैं जिस भी हालत में हूं घर लौट आऊं। जानती थी, इसलिए मैंने ठिकाना बदल लिया। आपको सूचित नहीं किया था और मकान मालकिन से भी कह दिया था कि मेरा पता ठिकाना किसी को ना बताएं। अनुदी, आप स्वयं सोचें, क्या मैं घर लौट सकती थी? हाँ, लौट सकती थी, अगर पापा कोई साधन संपन्न बड़े आदमी होते। उन लोगों में लड़कियों के ऐसे विचलनों को कोई बहुत बुरी बात नहीं माना जाता। अंदर खाने माना भी जाता हो, पर बाहरी प्रतिष्ठा पर ज्यादा आंच नहीं आती। लड़की का अबॉर्शन करा दिया, धूमधाम से उसकी शादी कर दी, किस्सा खत्म। लेकिन हमारे जैसे मध्यम वर्गीय कस्बाई परिवारों में लोग मेरा ही नहीं, आप लोगों का भी जीना मुहाल कर देते। बदनामी फैलती और ना जाने क्या क्या होता। मैं घर लौटकर अपना और आप सबका जीवन नरक नहीं बनाना चाहती थी। फिर वहां आकर मैं करती भी क्या? माँ पापा मुझे क्षमा कर भी देते तो उससे क्या होता? वे जल्दी से जल्दी मेरी शादी करने की सोचते। लेकिन बदनाम लड़की को लेने के लिए शायद कोई दहेज लोभी ही तैयार होता, जो दहेज के लालच में मुझे ले जाता और फिर या तो मुझे सता सता कर और दहेज मांगता रहता या न मिलने पर मुझे मार डालता। क्या आजकल ऐसा ही नहीं होता है? अगर ऐसा होता तो क्या वह मेरे लिए, आप सबके लिए उचित होता? यही सब सोचकर मैंने फैसला किया कि घर नहीं लौटूंगी। आत्महत्या का विचार कई बार मन में आया। गर्भपात कराने की सलाह तो यहां भी कई लोगों ने दी। कहा कि अकेले अपने दम पर अपने पैरों पर खड़ा होना है तो यह अत्यंत आवश्यक है। लेकिन दादी, माँ, पापा, आप और शेष सभी अच्छे लोगों से सुनती आई थी कि जीवन को मारना पाप है, चाहे वह अपना हो या दूसरे का। यह हत्या है, जघन्य अपराध है। गर्भपात कराती हूं तो मेरा बच्चा मरता है, मैं मरती हूं तो दोनों मरते हैं। इस ऊहापोह में मुझे आप जैसे तमाम अच्छे लोगों की कुछ और भी अच्छी बातें याद आईं। मसलन आप कहा करती थी, मेरी पहली सौंदर्य प्रतियोगिता के समय से ही, कि देह से परे भी कुछ होता है। मन, आत्मा, हृदय, भावनाएं। मन और आत्मा विराट, व्यापक और बंधन रहित है, जबकि देह सीमित है, क्षुद्र है, बंधन है। और स्त्री की कैद तो उसकी देह में ही होती है। देह स्त्री से खेलती है और उसे तरह तरह के खेल खिलाती है। लोग स्त्री की देह को ही छूते हैं, उसी को पाने के लिए तरसते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मूल्य चुकाकर खरीदते हैं। स्त्री भी इसीलिए देह को मूल्यवान समझती है, उसे सजाती संवारती है, उस पर इतराती है। लेकिन यह ठीक नहीं है। आप मुझसे बार बार कहती थी कि देह नश्वर है और नाशवान चीजें कभी एक रूप और एक रंग नहीं रहती। आप मुझे दादी का उदाहरण दिया करती थी कि दादी कितनी सुंदर थी और अब देख लो कैसी हो गई हैं। आपकी ये बातें मुझे कभी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन जब मैं आत्महत्या के बारे में सोचती तो आपकी यही बातें मुझे सच्ची और अच्छी लगती।
मैं इन बातों को याद करती और सोचती, देह का क्या, इसे तो एक दिन नष्ट होना ही है, तो अभी क्यों नहीं। लेकिन मेरे भीतर से कोई कहता, सच्ची और अच्छी बातें मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाने वाली होती हैं या जीवन में प्रवृत्त करने वाली, हत्या और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली, या मनुष्य को इनसे विरत करके अपना और दूसरों का जीवन बचाने के लिए प्रेरित करने वाली। अनुदी, शायद मैं छोटे मुंह बड़ी बात कर रही हूं, लेकिन मैंने अपने अनुभव से जाना है कि मन, आत्मा, हृदय और भावनाएं देह से परे नहीं, देह में ही और देह से ही हैं। ऐसा ना होता तो शायद मैं आसानी से आत्महत्या कर लेती, या कम से कम गर्भपात तो करा ही लेती। लेकिन मेरी आत्मा ने कहा, चुनना ही है तो मृत्यु को नहीं, जीवन को चुनो। अगर वह अच्छा नहीं है तो उसे अच्छा बनाने के लिए ही जीवित रहो। और मेरी आत्मा की इस आवाज को सही बताने वाली एक साथिन भी मुझे मिल गई। वह विवाहित नहीं है, पर एक बच्ची की माँ है, काम करती है और अपनी बच्ची को प्यार से पालती है। उसी ने मुझे जीवित रहने और अपने मातृत्व के लिए शर्मिंदा न होने की शक्ति और प्रेरणा दी। उसी ने मुझे सहारा दिया, मुझे अपने साथ रखा, मेरे लिए काम तलाशा और आत्मसम्मान के साथ मेहनत करते हुए जीने का रास्ता दिखाया। उसी ने मुझे यह भी बताया कि हर शहर और कस्बे में होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिता के पीछे का वैश्विक बाजार तंत्र क्या है, उसका राजनीतिक अर्थशास्त्र क्या है और हमारे समाज का वह नीति शास्त्र क्या है जो स्त्रियों के लिए एक तरह के और पुरुषों के लिए दूसरी तरह के नैतिक मापदंड बनाता है। उसी ने मुझे समझाया कि स्त्री की मुक्ति लाखों में बनने में नहीं, बल्कि लाखों में से एक बनकर एक साथ सबकी मुक्ति का रास्ता खोजने में है। मैंने शराब और सिगरेट पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। 5 स्टार होटल के अप्रेंटिसशिप और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना छोड़कर पत्रकारिता का कोर्स कर रही हूँ और पत्र पत्रिकाओं में कुछ लिखकर अपने मन की बातें दूसरे से साझा करती हूँ। पत्र समाप्त करती हूँ। आपको बता दूं कि आप जल्दी ही मौसी बनने वाली हैं। मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। कामना करती हूँ कि वहां घर में भी सब स्वस्थ और प्रसन्न रहें। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।